8. निखिल, वाणी, जाओ जल्दी अंदर, जाओ। क्यों? पर मम्मी क्यों? कहा ना, गो इनसाइड, जल्दी। अरे बाबा, आ रही हूँ। थोड़ा सब्र रखिए भैया, ये हम सभी के लिए मुश्किल वक्त है। पुरुषोत्तम शर्मा, यही है ना पुरुषोत्तम शर्मा का घर? जी। रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, भेजिए उन्हें। उन्हें अभी के अभी हमारे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। देखिए, हस्बैंड है वो मेरे, और उनमें तो एकदम मामूली से ही सिम्टम्स दिख रहे हैं। घर में ही दवा हो जाएगी। आप मुझे बता दीजिए ना, मैं यही उनका ध्यान रख लूंगी। माना कि वो थोड़े डरे हुए हैं, पर यहाँ घर में सही दवा और देखभाल से सही हो जाएंगे। देखिए मैडम, ये सब बातें करने का ये समय नहीं है। आप जानती है कितना खतरनाक है। बेहतर होगा कि आप कोऑपरेट करें, वरना क्या कर लेंगे आप? धमकी दे रहे हैं? अरे वरना कुछ नहीं मैडम, ये अल्ताफ तो पागल है। तू चुप कर अल्ताफ। दरअसल हमें बताया गया है कि सिम्टम्स बढ़ने का खतरा है, इसलिए पुरुषोत्तम जी को हमारे साथ ले जाना ही होगा। हॉस्पिटल में उनका इलाज अच्छे से किया जाएगा और जल्द ही वे रिकवर भी कर लेंगे। अब तक पुरुषोत्तम सब कुछ घर के उस दूसरे कमरे की खिड़की के पास खड़ा होकर सुन रहा था, जहां वो पिछले 4 दिन से बंद था। और अब ललिता और मेडिकल स्टाफ के बीच चल रही बात को उसने कुंडी खोलकर सुना। ये पीपीई किट है, इसे पहन लीजिए और हमारे साथ चलिए। पुरुषोत्तम पीपीई किट उठाकर पहन लेता है और बच्चों के कमरे की ओर पलट जाता है। निखिल, वानी, घर से बाहर नहीं निकलना है और मम्मी का ख्याल रखना है। कुछ दिनों की बात है, ठीक है बच्चों? ख्याल रखना। यस पापा। अब भी बहुत जल्दी सही हो जाएंगे पापा, डोंट वरी। ध्यान रखना पापा। बच्चों से मिलने के बाद मैं ललिता की ओर बढ़ा। कुछ 5 कदम की दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, अपना अपना ख्याल रखने का वादा किया और फिर मैं उन 2 लड़कों के साथ घर के बाहर जाकर एम्बुलेंस में बैठ गया। मेरे मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे और सुनसान रोडों पर एम्बुलेंस। हर वक्त चहलकदमी करता शहर आज सुनसान रास्तों में बदल गया है और अब बस आवाजें सुनाई दे रही हैं तो एम्बुलेंसेस की। ये किधर लेके जा रहे हो मुझे? हॉस्पिटल तो पीछे छूट गया है। अरे सबको एक ही जगह थोड़ी ना रखेंगे, आपको आरआर कैंप ले जाया जा रहा है। आरआर कैंप? अरे हाँ, आरआर कैंप। जिन लोगों को ज्यादा सिम्टम्स है उनके लिए यह व्यवस्था की गई है ताकि अच्छे से इलाज किया जा सके। आप ठीक है ना? कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग आपको? उन्होंने आपसे कुछ कहा? और डॉक्टर मिले? आप घर की बिल्कुल चिंता न करिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। बस आप अपना ख्याल रखिए। मैं जानती हूँ आप बहुत बहादुर हैं। हमने कैसा कैसा समय साथ देखा है, ये भी हम हंसकर पार कर ही लेंगे। अरे अरे अरे, इतने सारे सवाल। मैं ठीक हूँ, अभी रास्ते में हूँ। कोई आरआर कैंप नाम की जगह है जहाँ कोविड पेशेंट्स को रखा जा रहा है, मुझे भी वहीं लेके जा रहे हैं। और हाँ रवि भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? मैं बात कर रहा था। आपको इस समय ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, इससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, जो कि सेहत के लिए सही नहीं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी किसी जगह में रहूंगा। हेलो, मैं डॉक्टर शशांक वैद्य और मैं ही आपको अटेंड करूंगा। देखिए, हाँ, दोनों दवाइयां खा ली हैं पर नींद नहीं आ रही है। वो मेरा फोन। देखो, फोन वोन छोड़ो अभी और आराम करो। जितना ज्यादा आराम करोगे उतनी ही जल्दी सही होगे। सिस्टर, एक बात पूछूं? पूछो। आप यहाँ कोविड कैंप में काम कर रही हैं, आपको डर नहीं लगता? गरीब को डर कम और भूख ज्यादा लगती है साहब। सो जाइए अब। अगली सुबह पुरुषोत्तम देर से जागता है और जागते ही पाता है कि उसे ड्रिप चढ़ रही है। कुछ ही देर में सिस्टर भी आकर चेक करती है कि ड्रिप कितनी चढ़ चुकी है। डॉक्टर ने कहा है कि कंटिन्यूअस 3 ड्रिप्स चढ़ानी है। अच्छा, और क्या मैं अपने परिवार से बात? पुरुषोत्तम पूरी एक बात भी नहीं बोल पाता कि उसको फिर नींद लग जाती है। 4 दिन बाद
हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो ललिता जी, आई एम डॉक्टर शशांक, आरआर कैंप से बात कर रहा हूँ। थैंक गॉड डॉक्टर, आपने फ़ोन किया। मैं पिछले 3 दिन से अपने पति से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। कहाँ है वो, कैसे है? वहाँ जाते हैं तो कोई मिलने भी नहीं देता उनसे, कोई कुछ बताता भी नहीं है। बताइए ना डॉक्टर, कैसे है वो? क्या हम आ सकते हैं उनसे मिलने? वी आर वेरी सॉरी ललिता जी, आपको यही बताने के लिए कॉल किया कि अब आप दरअसल पुरुषोत्तम जी नहीं रहे। कहाँ है मेरे पति? मुझे देखना है उन्हें। देखिए मैडम, आप यही रुकिए, बाकी सभी लोग भी यही है, आप भी यही रहिए। अरे ऐसे कैसे खड़े हो जाए हम? देखिए, हमें हमारे पापा को देखना है और आप हमें नहीं रोक सकते, समझे आप? देखिए मैडम, ये कोविड कैंप है, यहाँ आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए बात मानिए, यही रहिए। अभी डॉक्टर साहब आएंगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। गेटकीपर की बात मानकर ललिता और बच्चे वहीं बाकी सभी के साथ खड़े हो जाते हैं और डॉक्टर के आने का इंतजार करते हैं। मेन बिल्डिंग से कॉल आया है कि सभी मृतों का दाह संस्कार एक साथ वो सामने वाले ग्राउंड में किया जाएगा, तो आप सभी उनके अंतिम दर्शन उस अगले गेट पर खड़े होकर कर सकते हैं। गेटकीपर की इस बात को सुनकर सभी उससे कई सारे सवाल करने लगते हैं और इसी बीच निखिल की नजर सामने वाले गेट पर पड़ती है। आग, मम्मी आग, शायद। ललिता, बच्चे और बाकी सब अब उस दूसरे गेट की ओर भागते हैं जो ग्राउंड के नजदीक है। एक आखिरी बार आपको देख भी ना सके शर्मा जी। मम्मी, पापा। 2 साल बाद। कौन है? कौन है? कौन? आप? कौन है? कौन है? कौन? आप? गेट पर आए मेहमान को देखकर ललिता शॉक रह गई है। ना आपके आगे कुछ बोल रही है और ना अपनी जगह से हिल रही है। फिर वही व्यक्ति उसके कंधे पर हाथ रखकर असल में अपनी मौजूदगी का एहसास उसे करवाता है। पर आप तो... हाँ ललिता, मैं ही हूँ, पुरुषोत्तम, तुम्हारा पति पुरुषोत्तम। ये कैसे संभव हो सकता है? आप तो 2 साल पहले कोविड में हम सबको छोड़कर चले गए थे ना। निखिल, वाणी, जल्दी आओ, देखो कौन आया है। आप ठीक है? आप ठीक है? ललिता पुरुषोत्तम को गले लगा लेती है और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। देखिए, आपको देखते ही ये भी भूल गई कि बच्चे तो ट्यूशंस के लिए गए हैं। आइए, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अपने घर और ललिता को देखकर पुरुषोत्तम भी भावुक हो गया है। नम आंखें लिए वो ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाता है। इतने में ललिता भी आ गई है। लीजिए, पानी पीजिए और आराम से बैठिए। आप कहाँ चले गए थे शर्मा जी? उस दिन जब हॉस्पिटल में बताया कि एक आखिरी बार भी आपसे मिलने नहीं दिया जाएगा, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। पर जिंदगी रुकती कहाँ है। इधर ड्राइंग रूम में ललिता के सवाल शुरू हो गए हैं। उधर निखिल और वाणी ट्यूशन से लौट आए हैं। निखिल, ये गेट कैसे खुला है? मम्मी तो कभी गेट खुला नहीं छोड़ती। हाँ, लगता है कोई आया है घर पर। मम्मी, 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 कहाँ हो आप? कहाँ हो? दोनों बच्चों की नजर अब ड्राइंग रूम की ओर पड़ती है, जहां उन्हें ललिता सोफे पर बैठी नजर आ रही है। वे दोनों ड्राइंग रूम की ओर बढ़ते हैं। मम्मी, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? बाहर का दरवाजा भी खुला था। मम्मी, कोई आया था क्या? ड्राइंग रूम में एंटर होते ही निखिल और वाणी की नजर सामने बैठे पुरुषोत्तम पर पड़ती है। पापा? पापा? निखिल, निखिल, वाणी जाकर पानी लेकर आ।
पर मम्मी, पापा पापा तो। पुरुषोत्तम भी उठकर निखिल की ओर बढ़ता है, पर ललिता उसे वहीं रुकने का इशारा कर देती है। तब तक वाणी भी पानी का ग्लास ले आई है। ललिता निखिल के चेहरे पर कुछ पानी के छींटे मारती है, जिससे निखिल को होश आ जाता है। वो आंखें खोलते ही ललिता के गले लग जाता है और दूसरी ओर वाणी पुरुषोत्तम को देखे जा रही है। मैं समझ सकता हूं बच्चों का इस तरह शौक हो जाना, पर मैं तुम तीनों को देखकर बहुत खुश हूं, बहुत। क्या सबूत है कि आप हमारे पापा हो? और अगर हो भी तो 2 साल से कहाँ थे? वानी बेटा, जब तुम 3rd क्लास में थी तब तुमने अपनी टीचर के बैग में पटाखा रख दिया था। तब मैंने ही तुम्हारी मम्मी की डांट से तुम्हें बचाया था। निखिल के बेस्ट फ्रेंड का नाम उत्तम है और घर का सेफ वो पूजा रूम में मूर्ति के पीछे सीधे हाथ पर मौजूद है। ये सब तो तुम्हारे पापा को ही पता हो सकता है ना। तुम चाहो तो मुझसे कुछ और भी पूछ सकती हो। वाणी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि अभी अभी उसने जो कुछ भी सुना है वो एकदम सही है। वाणी, स्टॉप इट नाउ। ये तुम्हारे पापा ही है, दिख नहीं रहा? और आज आप सामने आकर बैठ गए हैं, पर अब तक कहाँ थे आप? क्यों अपनी मौत की खबर भिजवाकर गायब हो गए थे? बीते 2 सालों में आपको हमारा ख्याल नहीं आया शर्मा जी? या आप किसी मजबूरी के चलते आ गए हैं वापस? और ये क्या हुलिया बना रखा है? इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछे, ये रंग बिरंगी शर्ट, ऐसे तो नहीं रहते थे मेरे पति। मैं सब बताता हूँ, सुनो तो। क्यों भिजवाई अपनी मौत की खबर? जरा भी नहीं सोचा हमारे बारे में? आसान होता है क्या ये सब? बताइए ना। ललिता के सवालों को सुनकर जिस पुरुषोत्तम ने अभी अभी खुद को उसके पति के रूप में प्रमाणित किया था, वो अब स्तब्ध रह गया है। उसके आने पर जो खुशी वो अपने परिवारजनों के चेहरे पर देखने की उम्मीद लगाए था, वो रत्ती भर भी नहीं दिख रही है। मुझे जीवित देखकर क्या तुम लोग खुश नहीं हो? ये पूछने के साथ ही पुरुषोत्तम की आंखों से आंसू अब झलकने लगते हैं, जिन्हें देखकर निखिल आकर उसके गले लग जाता है। पापा, डोंट क्राई, प्लीज डोंट क्राई पापा। यू नो व्हाट, मैं आपको बहुत मिस करता था। ऑफ कोर्स वी आर हैप्पी टू सी यू, पर आप कहाँ थे पापा? कहाँ थे आप? पापा। निखिल टेबल पर रखा ग्लास पुरुषोत्तम को देता है और उसके साथ सोफे पर बैठ जाता है। पुरुषोत्तम पहले अपने बेटे के बालों को सहलाकर उसके लिए अपना प्यार जताता है और फिर एक ही सांस में पानी का ग्लास खाली कर देता है। घर का तो पानी भी अमृत लगता है, और इस अमृत से मैं 2 साल पहले दूर हो गया था। वाणी, जा बेटा पापा के लिए चाय तो बना ला। निखिल, जा बेटा दीदी की मदद कर देना, कुछ खाने को भी बना लो। निखिल और वाणी के जाते ही ललिता आकर पुरुषोत्तम के पास बैठ जाती है। शर्मा जी, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था जिसने आपको घर से 2 साल दूर रखा? अभी अभी तो आया हूं, सब बताऊंगा। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट ललिता। पुरुषोत्तम अब उठकर घर के बाहर आ गया है। हेलो, हाँ दीदी, क्या हो रहा है? नहीं, वो हमारा एरिया है। कौन होता है वो? मैं कहाँ हूं? कोई है? कोई है यहाँ? अरे, उठने की कोशिश ना करो। 2 दिन बाद तो होश में आए हो, और जरा संभल कर। किडनी ऑपरेशन हुआ है तुम्हारा अभी अभी, ठंड रखो। किडनी? मेरी किडनी को क्या हुआ? तुम्हारी एक किडनी निकाली गई है। निकाली गई है? किससे पूछकर निकाली गई है? मुझे तो कोविड के सिम्टम्स थे ना। क्या चल रहा है यहाँ? मेरी फैमिली को बुलाइए आप। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर को बुलाइए। 1-2 जवाब क्या दे दिए? तुम तो सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। देखो, भले घर से लगते हो इसलिए कह रही हूँ, ज्यादा चूचपड़ मत करो, वरना दूसरी किडनी भी निकाल लेंगे और परमानेंट मुंह बंद कर देंगे तुम्हारा। जवाब के अलावा कुछ चाहिए हो तो आवाज देना।
मेरा नाम रेशमा है। रेशमा? हाँ, मैं ही हूँ। ललिता पुरुषोत्तम की बातों को बड़े गौर से सुन रही है। किडनी? रेशमा? अपना नाम बताकर सिस्टर वहां से चली गई थी और मैंने जब सब कड़ियां आपस में जोड़ी तब मुझे इतना समझ आ गया था कि मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं। काफी सोचने के बाद मैंने तय किया कि मैं आक्रोशित ना होकर शांति को अपनाऊंगा। मैं सिस्टर रेशमा की मदद से रिकवर कर रहा था और साथ ही मेरे जैसे बाकी लोगों की चीख पुकारों को भी सुन रहा था। मेरे अच्छे बर्ताव का फल ये निकला कि रेशमा दीदी ने मुझे बाबू भैया से मिलवाया। बाबू भैया उस अंग तस्करी गिरोह के वे सदस्य हैं जिसकी वजह से आज मैं अपने घर आ पाया हूँ। अंग तस्करी? ड्राइंग रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा निखिल वाणी से पूछता है। वाणी कुछ जवाब देती कि इससे पहले ललिता बोल पड़ती है। अंग तस्करी मतलब ऑर्गन ट्रैफिकिंग? हाँ ललिता, वही। तुमने लाला भाई का नाम सुना है क्या ललिता? लाला भाई? उन्हें कौन नहीं जानता? डेंजरस मैन। लाला भाई वो गुंडा? हाँ, सुना है उसका नाम। वो गुंडा मैं ही हूँ। ये सुनकर ललिता शॉक में आ गई है और पुरुषोत्तम को फिर से किसी का फोन आ गया है। वो उठकर ड्राइंग रूम से बाहर चला आया है और दोनों बच्चों को भी उसने वहां खड़े देख लिया है। हेलो, हाँ। अरे अपुंज बोला ना, कोई इशू नहीं है, माल पहुंचाओ, अब बात कर लेगा अल्ताफ से। दोनों बच्चे भागकर अपने कमरे में चले गए हैं। ललिता को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है और पुरुषोत्तम के कमरे में वापस आते ही दूर, बिल्कुल दूर, मुझसे दूर रहिए आप। ललिता को यूं पुरुषोत्तम को खुद से दूर रहने की हिदायत देने से इतना समझा जा सकता है कि जो कुछ भी उसे अभी अभी पता चला है वो उसके लिए किसी बड़े शौक से कम नहीं है। क्या सब सच पता चलने के बाद पुरुषोत्तम का परिवार उसे अपनाएगा या कोविड में घटी इस एक घटना का अंजाम कुछ और ही रंग ले आएगा? हेलो। हेलो। हाँ भाई, अल्ताफ बोल रहा हूँ। अल्ताफ बोल। भाई, सैनी का कॉल आया था, धमकी दे रहा था अपन को। धमकी? कैसी धमकी? बोला कि बता देना अपने वो लाला भाई को कि बहुत हुआ उसका ये खेल, साला उसकी वजह से अपन का माल आगे ही नहीं जा पा रहा। अब उसने उंगली की तो उसको छोड़ेगा नहीं अपन। बड़ा गॉडफादर बनने चला है ये तेरा लाला भाई। ऐसा बोला वो कल का आया पिल्ला? इस नौसिखिया की धमकी से डरेगा अब लाला भाई? हाँ, इसका माल इस बार तो मैं आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा। करके दिखाइए क्या कर सकता है अपन का। साला गंदी नाली का कीड़ा लाला भाई को धमकी देता है। तू रेशमा दीदी को कॉल कर ले, उन्हें अच्छे से पता है ये सनी जैसे पिल्लों का। पुरुषोत्तम को एक बार फिर से इस लहजे में बात करता देख ललिता बिफर जाती है। क्या लगा रखा है ये? उस रेशमा दीदी और बाबू भैया ने ये सब सिखाया आपको? पेशेंट से सीधा डॉन बना दिया। और ये कैसे बातें कर रहे हो आप? बाबू भैया ने तो मुझे मरने से बचाया है ललिता। उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ जिंदा बैठा हूँ। रेशमा दीदी ने मुझे बाबू भैया से मिलवाया था और उनसे मिलने के बाद मुझे पता चला था कि असल में चल क्या रहा था। देखो लाला, हम नहीं जानते कि कौन हो तुम, पर इतना जानते हैं कि अभी जिस हाल में हो उसी हाल में 2 महीने पहले हम थे। कोविड पॉजिटिव होने पर हमें भी आरआर कैंप लाया गया था और फिर वहाँ से यहाँ। चुन्नू सेठ की जगह है ये। दिखता अस्पताल है पर अंगों की तस्करी का मेन अड्डा है। यहाँ रेशमा, तुम और मुझ जैसे लोगों को लाया जाता है और दवाइयों के नाम पर नशे करवा कर। दवाइयों के नाम पर नशे? हाँ, नशा। इसी नशे की आड़ में हमारे भीतर से कुछ अंग निकाल लिए जाते हैं और इन अंगों को लाख लाख रुपए में बेचा जा रहा है। बेच रहे हैं मतलब मेरी किडनी भी? हाँ, तुम्हारे साथ भी वही हुआ है जो सबके साथ होता है यहाँ। पता है, मेरे साथ जिन और 2 लोगों को उस वक्त लाया गया था उन दोनों ने बहुत शोर शराबा किया, भागने की कोशिश, पुलिस की धमकी, सब किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। वही मैंने, रेशमा ने, अल्ताफ ने, रवि, सोनू, मुन्ना,
हमने चुन्नू सेठ की गुलामगिरी स्वीकारी और आज हम जिंदा है। तुम समझदार लगते हो, इसलिए यही सलाह देंगे कि हमसे हाथ मिला लो और अपनी जान बचा लो। पर मेरा परिवार, मेरे बच्चे, ललिता? उनके लिए तो तुम वैसे भी मर चुके हो। यहाँ जिसको लाया जाता है उसे बाहर की दुनिया में पहले ही मृत घोषित कर दिया जाता है। कुछ समय बाद तुम्हारी पत्नी, बच्चे सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। पर यदि आज तुम आगे नहीं बढ़े तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे लाला। बाबू भैया एकदम सही कह रहे हैं। मैंने कई जाने यहाँ जाती हुई देखी है, कई लोगों को अपाहिज बनते हुए देखा है। उस दर्द से बेहतर है ये दर्द। अपना लो इसे पुरुषोत्तम। उस दिन जब वहां की सच्चाई पता चली तब मैंने जान गंवाने की जगह उनसे हाथ मिलाना सही समझा ललिता। तो तुम्हें ये सब सही लगता है? हाथ मिलाकर तुम उस रास्ते आगे बढ़ गए और एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? उस वक्त जान बचाने से ज्यादा और क्या सही था ललिता? सोचा, बहुत सोचा, पर इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ दिन बाद बाबू भैया ने मुझे चुन्नू सेठ के राइट हैंड रफत से भी मिलवाया। रफत जितना देखने में उस दिन कड़क लगा था, समय बीतते बीतते पता चला कि वो दिल का उतना ही अच्छा था। मेरा काम वहां के खाते संभालने का था और रफत को मेरा हिसाब किताब एकदम सही लगता था। न मैं 1 रुपए की चोरी करता और ना इधर का माल उधर। इस तरह धीरे धीरे मेरी रफत से दोस्ती हुई और इस दोस्ती में एक शाम ऐसी आई जब रफत ने मुझे उसके वहां होने की वजह बताई। लाला, तेरे को पता है ना, मैं कभी नहीं आना चाहता था रे यहाँ, पर ये चुन्नू है ना, इसने मेरे को मजबूर कर दिया रे। पहले मेरे बहन को अगवा किया, फिर मेरे पत्नी के साथ छेड़छाड़ करवाई और फिर मेरे 2 साल के बच्चे को मारने की धमकी मिली मुझे। इन सब बातों के होने पर मेरा भी बहुत खून खोला था रे, पर करता क्या? ना जेब में खर्च चुकाने के पैसे थे, ना चुन्नू सेठ के सामने खड़े होने के लिए किसी का साथ। अंत में मैंने हार मान ली और हमेशा के लिए सेठ की खिदमत में आ गया। अपने बेटे को देखने का बड़ा मन करता है रे मेरा, पर सेठ की शर्तों के मुताबिक मैं अपने परिवार के लिए मर चुका हूँ। रफत ने जब बताया कि उसने कसम खा रखी है कि अपने बेटे की शक्ल तभी देखेगा जब वो सब छोड़ देगा, तब मैंने तय किया कि मैं इसमें उसकी मदद करूंगा। बस फिर धीरे धीरे खाते से मैं तगादे पर पहुंचा और तगादे से सौदों पर। मेरे काम को देखकर चुन्नू सेठ ने मुझसे मिलने का तय किया, जो मैं न जाने कब से चाह रहा था। उन्होंने मिलने पर मुझसे मेरी डिमांड पूछी ललिता, और डिमांड को पूरा कर दिया। मुझे रफत की जगह बैठा दिया। बैठाते भी क्यों नहीं, मैं उनके लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा काम करके जो लाया था। 50 हीरे, 50 ऐसे नायाब हीरे जिन्होंने उन्हें माला माल बना दिया था। बस फिर क्या था, रफत को आज़ादी मिली और मुझे चुन्नू सेठ का साम्राज्य। और मेरे आने के बाद अंगों की तस्करी की जगह ली हीरों की तस्करी ने, क्योंकि हीरों में सेठ को ज्यादा पैसा मिल रहा था। पर अखबार में तो कुछ और ही आता है। अखबार की माने तो लाला भाई तो ऑर्गन ट्रैफिकिंग किंग है। लाला के रहते इंसानों का रहना मुश्किल और पता नहीं क्या क्या। हाँ बिल्कुल आता है, और ये सब इन सनी, बगीरा, रजा जैसे छोटे मोटे बंटरों की वजह से ही है। करते ये हैं और नाम मेरा लगाते हैं, पर इन सबको सबक तो मैं सिखा कर रहूंगा। बड़ी देर से पुरुषोत्तम की कहानी सुन रही ललिता अब सीधे उससे घर आने की वजह पूछ लेती है। जब सब कुछ इतना अच्छा चल ही रहा था, मेरा मतलब है जिसकी वजह से पुरुषोत्तम का सर दरवाजे पर जा पड़ता है। आवाज सुनकर निखिल और वाणी भी अपने कमरे से बाहर आ गए हैं। सुना आपने? आप जाइए और हमें भी चैन से रहने दीजिए। हम नहीं रह सकते किसी गुंडे के साथ। I said go, go away. मम्मी, रवीन अंकल। दोनों बच्चे दौड़कर जिंदगियों का एक हो जाना है, पर क्या इस जिंदगी को जी पाएगा पुरुषोत्तम या अपनी जान से हाथ धो बैठेगा? लाला, लाला,
लाला तू ठीक है ना? कितनी आवाज दी तुझे? क्या हो गया था? तू सुन क्यों नहीं रहा था? अल्ताफ नहीं आता तो गोली सीधे तेरे कंधे पर लगती। लाला भाई आप ठीक तो है ना? अपन तो डर ही गया था। इधर बाबू भैया और अल्ताफ पुरुषोत्तम की खैर खबर ले ही रहे हैं कि रेशमा भागती हुई आती है और सभी को गाड़ी में बैठने को कहती है। उसकी एक आवाज में सब गाड़ी में बैठ भी गए हैं, पर पुरुषोत्तम अभी भी वहीं खड़ा हुआ है। लाला, अरे लाला, बैठना। रजा के आदमी इधर आ ही रहे हैं और इस वक्त हम निहत्ते हैं। हमें यहाँ से जाना होगा। क्या हुआ इसे? ऐसे तो पहले कभी बर्ताव नहीं किया इसने। क्यों बाबू भैया, आपको पता है? बाबू भैया ना में सिर हिला देते हैं और बाकी सबका जवाब भी खामोशी में ना ही होता है। इतने में गाड़ी ने भी शहर के बाहर का रास्ता पकड़ लिया है। कुछ देर बाद बाबू भैया सोनू की चाय की गुमटी के पास गाड़ी रोकने को कहते हैं। गाड़ी रुकती है और अब सब गाड़ी से बाहर आ गए हैं। पुरुषोत्तम गाड़ी में ही बैठा हुआ है। बाबू भैया पहले उसे देखते हैं और फिर रेशमा को आंखों ही आंखों में उससे बात करने का इशारा करते हैं। तुझे पता है ना लाला, तो मुझसे किसी भी तरह बात कर सकता है। बता मुझे, क्या हुआ तुझे? घर भी गया तो वहां से भी जल्द लौट आया, और अभी जो हुआ उसमें तेरी जान भी जा सकती थी। जरूर कोई बड़ी बात ही है, बता जल्दी। दीदी। पुरुषोत्तम रेशमा की ओर अपना फोन बढ़ा देता है। फोन की स्क्रीन पर एक महिला है जिसके हाथ में गुलाब का एक फूल है और उस महिला के सामने एक आदमी खड़ा हुआ है। कौन है ये लाला? ललिता। और नहीं पता। ललिता बोले तो तेरी पत्नी? पुरुषोत्तम की नजरें शर्म से झुक जाती हैं और दर्द आंसुओं में बहने लगता है। रेशमा भी उसे कुछ देर तक कुछ नहीं कहती और फिर वो खुद ही बोलना शुरू करता है। दीदी, जितना दुख घर से निकाले जाने का नहीं था, उससे ज्यादा तो इसे एक फोटो ने दे दिया। मेरे बारे में जानने के बाद जिस ललिता ने मुझसे इतनी बातें की, मुझ पर जिसे शर्म आ रही थी, वो खुद ये सब कर रही है। 2 साल, बस 2 साल में वो सालों का साथ पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई। ये सब जानने के बाद अब क्यों जीऊं मैं दीदी? किसके लिए? अच्छा ही होता कि वो गोली मुझे लग जाती। मेरे होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला तूने? किसको फर्क नहीं पड़ता? अरे जिंदा है ना अभी तेरी दीदी, जिसके लिए तेरा होना बहुत मायने रखता है। तू जान है लाला हमारी, और फर्क की बात कर रहा है। अरे तेरी वजह से तो हम तस्करी के व्यापार से बाहर आ सके। खुद पर घृणा आती थी जब लोगों के अंगों का व्यापार करते थे। तूने तो हमें उस दलदल से बाहर निकाला लाला। हाँ, एक दलदल से निकाल कर दूसरे में डाल दिया। पहले अंगों के सौदे होते थे और अब हीरो के। हाँ, तो कम से कम किसी बेगुनाह के साथ तो गलत नहीं कर रहे ना हम, बल्कि सानी जैसन को तो ये सब करने से रोक ही रहे हैं। बाबू भैया भी लाला को रोता देख गेट के पास आकर खड़े हो गए हैं और जो उन्होंने अभी अभी सुना है उसी के आधार पर बातचीत का हिस्सा भी हो गए हैं। पर आप लोगों को पता है, मैं लाला भाई बनते बनते पुरुषोत्तम होना ही भूल गया। सही ही तो कह रही थी ललिता। मैंने सिर्फ अपनी कहानी सुना दी और ये सोचा भी नहीं कि मेरे पीछे मेरे परिवार ने कैसे क्या किया होगा। मैं अपनी ही मुश्किलों को दूर करने में इतना मशगूल हो गया कि उनकी मुश्किलों का मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और तो और अभी मिलने पर उनसे पूछा तक नहीं कि क्या कैसे किया होगा उन्होंने मेरे बिना। सही ही किया ललिता ने, जो आगे बढ़ गई। देख लाला, तूने जो किया वो भी जरूरी था, और जो तेरे परिवार ने किया होगा वो उनकी जरूरत। उस समय तू वो नहीं करता तो आज यहां ना बैठा होता, और इस समय हमें यहाँ से निकलना होगा बाबू भैया,
रजा के आदमियों ने हमारे सारे अड्डों पर कब्जा कर लिया है और पुलिस तक हमारे यहाँ होने की खबर भी पहुंचवा दी है। अल्ताफ के ऐसा बताते ही लाला और लाला की गैंग वहां से निकल जाती है। रजा को हमारे अड्डों का पता दिया किसने? और पता मिल भी गया तो क्या हमारे आदमी कम पड़ गए उसके आदमियों को रोकने के लिए? अरे रेशमा दीदी, अपुन ने पता किया सब। असल में जो टिन्नू है ना, अपना मूसा खेड़ी वाला व्यापारी, उसका किया धरा है सब। साला आस्तीन का सांप निकला, अपुन के ही आदमियों को अपुन के ही खिलाफ भड़का दिया। और तो और पैसे दिखाकर अपने चुन्नू सेठ से भी रजा ने हाथ मिला लिया है। इसका मतलब अब अपना काम तमाम हो गया है। तो रोड पर ध्यान दे सोनू, वरना सच में काम तमाम हो जाना है। और लाला, तुझे यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। भूल गया तू वो दिन? मुझे याद है बाबू भैया, मुझे सब याद है। गाड़ी जाकर जंगल की ओर जा रही एक पगडंडी पर रुक गई है। दो हट्टे कट्टे आदमी भी वहां मौजूद हैं, जो कपड़ों से तो गांव के लग रहे हैं, पर कद काठी से पहलवान। भाया, गाड़ी यहीं लगा दो। यहां से अंदर पैदल ही जाना होगा। भवन भैया का आदेश है। लाला सिर हिलाकर सभी को गाड़ी से निकलने को कहता है और इस तरह वो सब गुलाब सिंह के पीछे पीछे भवन भैया के ठिकाने की ओर बढ़ चले हैं। आपको भवन भैया का सही समय पर ध्यान आ गया बाबू भैया, वरना आज रजा ने तो कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा था। उस दिन हमने भवन की मदद की थी, आज वो हमारी कर रहा है। भवन के इलाके में कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कम से कम कुछ दिन वहां रहकर हम आगे की योजना बना सकेंगे। हाँ सही है। वैसे भी इन रजा और सनी जैसे पंटरों से तो बहुत बड़ा है हमारा मकसद। इस तरह भवन सिंह के अड्डे पर लाला और उसकी गैंग को शरण मिलती है और 2 महीने की पुरजोर तैयारी के बाद लाला की वापसी होती है। मार साले को, इसे क्या लगता है सिर्फ यही जानता है धंधा करना? हा? इसने लाला को कम आंका था। असली लाला से तो अब मिलवाऊंगा मैं इसे। देख लाला, सबका समय आता है। हम मिलकर भी तो काम कर सकते हैं। सुन तो लाला, अरे बोलो ना इसको कोई। सर पर खून सवार हो गया है इसके। सर पर खून नहीं, खात्मा सवार हुआ था इसके। पर तूने रजा, तूने इसे खून खराबे पर मजबूर किया। जो बीज तूने 2 महीने पहले बोया था, अब उसका फल तो तुझे ही खाना होगा। अरे ये क्या, इसी के आदमी ने इसे मार दिया। वो भी सीधे दिल पर निशाना। अरे मुझे मेरा डायलॉग तो पूरा बोल लेने देता। रजा के ही एक आदमी ने उसे मार गिराया है और भाग गया है और इस तरह पुरुषोत्तम यानी कि इंदौर के लाला भाई एक बार फिर दोनों की गद्दी पर आकर बैठ गए हैं। अल्ताफ, इसके ये चेलों को भेज बॉडी के साथ इसके घर। इसके परिवार को पूरा हक है इसे एक आखिरी बार देखने का। और हाँ, पुलिस तक भी पहुंचा दे ये खबर, रजा के कत्ल की जिम्मेदारी लाला लेता है। पर भाई, हाँ सही कह रहा है लाला, बाजार में ये खबर फैल जानी चाहिए। लाला इज बैक। दीदी पता चला है सैनी आज रात रेलवे लाइन के उस पर जो पुल जाता है वहां रोनी दादा से मिलने वाला है। रोनी तो वही है ना जो गांजे की स्मगलिंग करता है। लगता है 2 महीने में ही ये पंटर लोग अपने किंग लाला को भूल गए हैं। सोनू, निकाल गाड़ी, आज तो इस सनी से भी मिल ही लेता हूँ। पर भाई, फिर पर भाई, अरे इन मुन्नों को बताना पड़ेगा ना कि इनका बाप जिंदा है अभी। क्यों बाबू भैया? हाँ सही कह रहा है लाला, इस बार मकसद ना भूलेंगे और ना भूलने देंगे। सालों को जड़ से खत्म करना है। इन्होंने हमारी जिंदगी उजाड़ी है, इन्हें हम उजाड़ेंगे। बैठो गाड़ी में सब। बड़े दिनों से ये सनी से मिलने की इच्छा थी, साला बहुत उड़ रहा है हवा में। रजा के मारे जाने की खबर तो उसे मिल ही गई होगी अब तक। चूहा साला रोनी के पास जा रहा। अरे ये रोनी वोनी सब छोटे धंधे वाले दीदी। उस सनी को लगता है कि ये उसे बचा लेंगे। बचा तो उसे अब कोई नहीं सकता। पिल्ले है सबके सब पिल्ले। आज शेर से सीधा मिलवाते हैं उन्हें।
8. देखो रोनी दादा, मैं तुम्हारे को तुम्हारे धंधे में मदद करूंगा और तुम मेरे को प्रोटेक्शन देंगे। मेरे को लाला से प्रोटेक्शन मांगता है। अच्छा बेटा, लाला लाला भाई बोल, लाला भाई। अल्ताफ के साथ ही पुरुषोत्तम और उसकी गैंग के बाकी सभी लोग भी झाड़ियों से बाहर निकल आए हैं और रोनी और सनी के चारों ओर घेरा बना के खड़े हो गए हैं। अपन छिए लाला भाई, इस सनी का बाप। देख, तो अपन को सही आदमी लग रहा है रोनी। अपन तेरे को एक ही बात कहेगा, इस पिल्ले के चक्कर में मत पड़। हाथ मिलाना है तो अपन है ना, अपन से मिला। अपन तेरे धंधे में मदद भी करेगा और प्रोडक्शन भी देगा। अरे रोनी दादा, तुम मेरे को मिलने आए थे ना, फिर क्यों लाला? ओए सैनी, बताया ना अभी, लाला भाई। हाँ, मेरा मतलब है कि क्यों ये लाला भाई की बातों में आ रहे हो? ऐसी स्थितियों में चुनने वाला उसे ही चुनता है जिसका पलड़ा भारी होता है। रोनी भी सनी का हाथ छोड़कर लाला भाई से हाथ मिला लेता है। देखिए लाला भाई, मेरे को इस सनी से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो हर 10 दिन में 10 पेटी इधर से उधर पार करवानी रहती है। बाकी मेरा ना लेना एक ना देना दो। हाँ, इन्फॉर्मेशन सबकी मिलेगी आपको अपने पास। जिसकी इन्फॉर्मेशन बोलोगे उसकी ला कर दूंगा। बस अपनी पेटियों को पार करवाने में आपका साथ मांगता है लाला भाई। अरे अब टेंशन नहीं लेने का। आपका माल अपुंज का माल, और अपुंज के माल को हाथ लगाने की हिम्मत इस शहर में किसी की नहीं है। बिंदास तुम निकलो। अब अपन इस सनी की अच्छे से खातिरदारी करता है। हाँ बेटे, सुना है अपन के बारे में तूने इन्फॉर्मेशन दी थी 2 महीने पहले, और अब जब अपन वापस आया तो तू झूठी कहानियां फैला रहा है मार्केट में। खुद के धंधे भी मेरे नाम से चलाते हो तुम लोग, और मुझे उड़ाने की सुपारी देते घूम रहे हैं। अबे है कौन तू? अरे लाला, अभी यहाँ से चलते हैं, इसे भी साथ ले चलते हैं, वहीं अड्डे पर बात करेंगे इससे। चल अल्ताफ, डाल तो इसको गाड़ी में, और हाँ, मुंह पर टेप मारने का इसके, बहुत चलता है। ए, छोड़ मेरे को, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो प्लीज। देखो देखो, सही नहीं कर रहे हो तुम लोग, तुम जानते नहीं हो। सनी के लाख कहने पर भी उसे छोड़ा नहीं जाता। अल्ताफ उसके मुंह को कपड़े से बांध देता है और उसे डिक्की में बंद कर देता है। इस तरह रोनी के साथ हाथ मिलाकर पुरुषोत्तम और उसकी गैंग ने खुद को और मजबूत कर लिया है, और सनी भी उनके कब्जे में आ गया है। Papa was in today's headlines, Didi. Can you imagine? He's our Papa. He killed that Don Raza. धीरे धीरे बोल, मम्मी सुन लेगी। She doesn't know that we know about Papa. And you? What about you? तू भी पापा को ही गलत समझती है ना दीदी? उस दिन देखा था मैंने। You were not behaving nicely. But don't you think Papa is not fully wrong? मम्मी सिर्फ अपना देख रही है। पापा ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है निखिल, इसलिए मम्मी उनसे गुस्सा है। और तू सोच सकता है हमारे पापा ये सब कर रहे? छी, इवन आई फील अशेम्ड। ये मर्डर तो अभी आया सामने, उसका भी सच क्या है हम नहीं जानते, पर उससे पहले का तो सोच दी। पापा उस सब में फंसाए गए थे, उन्होंने वो सब जिंदा रहने के लिए किया था। हाँ, तो मम्मी भी कोई गलत नहीं है। देख दी, मुझे तो लगता है ये सब उस रबीन अंकल की वजह से है। जब पता चला था कि पापा वॉज नो मोर, हम तीनों कितने टूट गए थे। मम्मी समहाउ खुद को संभाल रही थी, पर देखा जाए तो उसका एडवांटेज लिया था उस रबीन अंकल ने। अदरवाइज सोच ज़रा कि खुद के इतने स्ट्रगलिंग फेज में कौन दूसरे की मदद करने आता है। अरे वी तो डिडंट इवन नो हिम अर्लियर। हाँ, ये बात तो है, पर मम्मी का उनसे वर्क प्लेस पर मिलना समझ में आता है। फिर उन्होंने सेम एनजीओ ज्वाइन कर लिया। ओवर केयरिंग होना, और तो और हमसे भी काफ़ी अच्छा बॉन्ड बना के रखा है उन्होंने। इट्स गुड, बट मम्मी का यू फ्रेंड बन जाना और घर की सारी बातों का पार्ट बनना, ये ठीक नहीं है ना। हु नोज व्हाट इज हिज इंटेंशन। निखिल और वाणी उस रॉबिन की बात कर रहे हैं जो ललिता का अच्छा फ्रेंड बन गया है, जो हर आउटिंग में, हर डिनर पर, हर शॉपिंग टाइम में
खुद को सेल्फ इनवाइट कर देता है और ज्यादा से ज्यादा टाइम ललिता के साथ स्पेंड करने की कोशिश करता रहता है। पक्का रबीन अंकल ही होंगे, मैं तो नहीं जा रहा। जा वानी, तू ही जा। अरे मम्मी है बाहर, आज ऑफ है उनका, वो खोल देंगी दरवाज़ा। यार दी, पापा से मिलना है यार, और तुझे भी अल्ताफ, खोल तो इसका मुंह जरा। हाँ 1 मिनट दीदी। चलो दीदी ने बोला है बात करने को, तो आप तमीज़ से बात करना, वरना अभी जितनी लातें खाई है ना तूने, उसकी डबल पड़ेंगी। हाँ सनी, बता बता क्या दिक्कत है तुझे? क्यों उड़ेला है तू 6 महीनों से? नहीं दीदी, कुछ नहीं, मुझे माफ कर। इससे ये पूछो दीदी कि किसके लिए करता है ये काम। साला येड़ा समझ रहा है अपन को। ये आंसू आंसू अपने घर वालों के लिए संभाल के रखे, उन्हें समझाने में काम आएंगे। अभी सिर्फ सच मांगता है अपन को। हाँ, सुन लिया तूने? लाला ने क्या कहा अभी? सिर्फ सच और कुछ भी नहीं। और यदि नहीं तो अल्ताफ पिला देना इसे वो चूहों की दवा, फिर न भाग सकेगा ना रुक सकेगा। सैनी बेटा, अब बिना रुके पूरी पिक्चर दिखा दे। वो ऐसा है। 1 मिनट, सब तालियां बजाओ जरा, सैनी भैया बोलने वाले हैं। बात कोविड के समय की है। एक तरफ वायरस फैल रहा था और दूसरी तरफ लाचारी, और मैं लाचारी के चपेट में आ गया। काश कोरोना की चपेट में आ जाता, मर जाता और काम ही खत्म हो जाता। खैर, पैसे के अभाव में मैं गलत रास्ता चुना। यही कोई 4-6 लड़कों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और हम लोगों की दुकान से चोरी करने लगे, और चोरी किए हुए सामान को हम 4 गुने दामों में बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। फिर एक रात हुआ ये कि हमारा सामना जीरा भाई के पंटरों से हुआ। वो हमें अपने साथ जीरा भाई के पास ले गए और वहाँ जाकर पता चला कि जितना पैसा हम 1 महीने में कमा रहे थे, उतना हम जीरा भाई के लिए काम करके 1 दिन में कमा सकते थे। बस फिर क्या, वो रात थी और आज की रात है। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा, सब किया अपन ने। चोरी, चकारी, ड्रग्स, गांजा, हेरोइन। 2 महीने में तो अपन उस राशन चोरी से ड्रग्स के धंधे तक पहुंच गया था। पर क्या? पर जब वो डॉक्टर को मिला ना, तो मेरी रूह कांप गई भाई। बहुत टेढ़ी चीज था वो। साला अपन को बोला कि आदमी के अंगों का व्यापार करेगा वो। भाई किडनी, लीवर, यहाँ तक कि आंतड़ियों की भी बात की थी उसने। अपन के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी उस दिन। डॉक्टर के नाम पे शैतान से मुलाकात हुई थी उस दिन अपनी। किडनी, लिवर सुनते ही मौजूद सभी की आंखें बड़ी हो गई हैं और कान खुल गए हैं। पुरुषोत्तम रेशमा को देख रहा है और रेशमा बाबू भैया को। जीरा भाई ने उस दिन डॉक्टर से हाथ मिला लिया था, पर अपुन ने उस दिन उनका हाथ छोड़ दिया। जीरा भाई ने अपुन को जाने दिया। अब भाई ना मैं उनके काम में टांग अड़ाता है और ना वो मेरे में। अच्छा, और हमारे काम में क्यों टांग अड़ा रहा है तू? पैसे दे रहा है कोई तुझे? हाँ, पैसे दे रहा है कोई? इन सवालों के साथ अल्ताफ 2 जोर की लातें भी सनी को मारता है। अरे रुको ना भाई। ये सब्र, तू काहे को पहले जा रहा है? इसको बता रहा है ना वो सब। ठंड रख। हाँ सनी, तू बता आगे। लाला भाई की इन्फॉर्मेशन पता करना और उनकी खबर पुलिस को देना अपुन ने पुलिस के कहने पर ही किया है। इंस्पेक्टर किशोर ने अपुन का माल पकड़ लिया था भाई, और इस एक ही शर्त पर उसे माल वापस देने वाला था। लाला भाई के अड्डों को एक्सपोज करके इंस्पेक्टर अपना तबादला रोकना चाहता था। इंस्पेक्टर का तबादला नहीं रुका, पर अपुन ने आपसे दुश्मनी मोल ली, जिसके लिए अपुन बहुत माफ़ी मांगता है भाई। माफ़ कर दो भाई, प्लीज़ माफ़ कर दो। मुझे तो लग रहा है कि सब झूठ है लाला भाई। कहानी बनाकर सुना दी इसने ताकि बचकर निकल जाए यहाँ से। मत करो विश्वास इस पर भाई, ऐसे ही लोगों को चूना लगा लगा कर ड्रग्स बेचता होगा ये। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं दीदी? रेशमा अल्ताफ की बातों पर ध्यान न देते हुए लाला को साइड में आने को कहती है। अब दोनों एक तरफ आ गए हैं और बड़ी ही धीमी आवाज में बात कर रहे हैं। क्या सनी की बातें सुनकर रेशमा कुछ ऐसा जान गई है जो आगे बढ़ने में लाला की मदद कर सकता है, या होने वाला है कुछ ऐसा जो कहानी को एक नया ट्विस्ट दे सकता है?